वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बार वाक्षी के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अब तो वाक्षी ऑर्गेनिक्स जो है वो वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विसेज हो चुकी है, तो अब हम बिल्कुल फ्री हैं ना केवल ऑर्गेनिक फूड के बारे में आपसे बात करने के लिए, बल्कि हर वो विषय जो राष्ट्र के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम आपसे खुल के बात करें। और आज के इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बच्चों को आरएसएस ज्वाइन करवाना क्यों ज़रूरी है। आपके आरएसएस के बारे में मतभेद हो सकते हैं। मैं 21 साल से इस संगठन के साथ में जुड़ा हुआ हूं, कितना मैं इस संगठन को समझ पाया हूं उसके ऊपर मैं आपके साथ में आज बात करूंगा। कभी भी आपके मन में ये प्रश्न आए कि हमारे बच्चों को हमें आरएसएस ज्वाइन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तो आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं अपने संदर्भ में ही जो कुछ वहाँ से पा पाया और जो मुझे कमी लगी वो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, और जो चीज़ उसी के साथ में आप जो चीज़ समझ के उसको आगे समझने की, और जब बच्चे आपके जाएंगे ज्वाइन करेंगे तब तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अपने बच्चे को देशभक्त बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि क्योंकि हमने एक सिद्धांत है जो वाक्षी ने अपनी बाकी वीडियोज़ के माध्यम से दिया, पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कभी भी अपने बच्चों के साथ बैठेंगे और बच्चों के साथ बात करेंगे और आपके बच्चे ने पूछ लिया आपसे कि पिताजी माताजी मुझे अपनी ज़िंदगी में बस एक चीज़ बता दो कि ये चीज़ अगर मैंने कर ली, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो हमेशा हर चीज़ मेरे लिए मतलब साध्य हो गई। दुनिया में इससे बड़ा कोई विचार नहीं है, दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं है, दुनिया में इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। एक चीज़ ऐसी बता दो जो अगर मैंने कर ली तो मेरे पीछे के जितने कुल वाले हैं वो सब तर जाएंगे, आगे जितने लोग आएंगे वो हम पे गर्व की अनुभूति करेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। एक चीज़ बता दो क्या है, तो ये चीज़ होती है कि अपने मन के अंदर जो कुछ जीवन में करना वो राष्ट्र को समर्पित करना। बचपन में मतलब वो गांधी जी में हम पढ़ते थे, तो गांधी जी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं ये कैसे समझूं कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सही और गलत का फैसला कैसे करूँ। तो गांधी जी ने उनको कहा कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो सही है कि गलत है, उसका निर्णय तुम इस बात पे करो कि जो तुम काम कर रहे हो वो देश के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद होगा कि नुकसानदायक होगा। इस चीज़ का आंकलन कर लो। अगर तुम उस चीज़ का आंकलन उस तरीके से कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा जो तुम काम कर रहे हो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। मुझे लगता है गांधी जी की ये सोच थोड़ी सी जो है छोटी रह गई। सोच केवल एक ही होनी चाहिए, जो काम मैं कर रहा हूँ आज, जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे देश के लिए लाभदायक होगा कि नुकसानदायक होगा, इस चीज़ को सोच के करो। और अगर इस सोच के साथ में आप कर रहे हो तो विश्वास करो जीवन के अंदर आपको यश कीर्ति ये सब कुछ प्राप्त होगा। यश प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी, इतना धन प्राप्त होगा कि दुनिया से आपको पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में हर चीज़ जो आज आप अगर वाक्षी को फॉलो करते हो और आपको लगता है कि वरुण जी आप जीवन में बढ़िया काम कर रहे हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरीके से बने, तो ध्यान रख लीजिएगा कि उनको आरएसएस ज्वाइन करवाना इस समय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ पाया है, आप ये समझ लो मेरे जीवन के अंदर जो कुछ मैंने पाया है उसका कम से कम भी मैं मानकर चलूँ तो 80% श्रेय जो है 80% श्रेय जो है वो मैं आरएसएस को दे सकता हूँ। केवल 20 से 25% श्रेय है जो मैं अपने माता पिता को या अपने घर वालों को दे पाऊँगा मेरी अपब्रिंगिंग में। आरएसएस का श्रेय जो है वो 75 से 80% है, जो आज कुछ मैं बन पाया हूँ उसको बनाने में उन्होंने क्या किया। अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि अगर कभी भी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे जाके वो है ना, भगवद गीता में भगवान नारायण ने क्या कहा, केशव ने अर्जुन को, कि अर्जुन मत भूलो तुम जो हो पूरे समाज के लिए दृष्टांत हो। तो आज इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब मैं वैशाली गाज़ियाबाद में काम कर रहा हूँ, यहाँ आप सबके साथ काम कर रहा हूँ, आप सबका इतना आशीर्वाद मिल रहा है, देश के अंदर चाहे व्यापार कैसे किया जाए, चाहे समाज सेवा कैसे की जाए, इसके अंदर हम अग्रणी श्रेणी के अंदर बैठने वाले लोगों में से एक है। और इसमें कोई अहंकार या घमंड का विषय नहीं है, ये जिम्मेदारी का विषय है जो नारायण ने दिया है। तो हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि जैसे केशव खुद हमें अर्जुन के भांति कह रहे हैं कि अर्जुन तुम समाज के लिए दृष्टांत हो, तो इसीलिए जो भी काम तुम करो तुम्हारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि तुम उसको बेहतरीन तरीके से करो
और ताकि जाके जो तुम्हारे पीछे तुम्हें फॉलो कर रहे हैं वो ये समझ सकें कि कैसे कार्य किया जाता है। एक तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आरएसएस अकेला इतना बड़ा गेम चेंजिंग संगठन बन चुका है पूरी दुनिया में, जो पूरे के पूरे देश की सोच को बदलने का दम रख रहा है। अमेरिका जो है पूरी दुनिया के अंदर इस समय सुपर पावर है, लेकिन जानते हैं वहाँ पे कमी क्या है? वहाँ पे कमी ये है कि वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, उसको अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो अपने बारे में सोचता है तो वो अपना बेहतर करने की सोचता है कि मैं ऐसे बेहतर करूँ, मैं वैसे बेहतर करूँ, मैं वैसे बेहतर करूँ, तो इसलिए वो बेहतर करता है। तो अमीरी और गरीबी का गैप इतना है कि वहाँ के व्यक्ति के अंदर ज़रूरी नहीं संवेदनशीलता रहे गरीबी के प्रति। तो अमेरिका जो है उसके अंदर जो रहने वाला व्यक्ति है वो इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है और ऐसा सोचता है। इसीलिए आप देखोगे अमेरिका ने पिछले कितने सालों से आप अमेरिका को देख रहे हो कि सुपर पावर बनाए। 1940-45 से समझ लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही तुरंत बनाया, सुपर पावर की श्रेणी में आया। उससे पहले कोई बहुत बड़ा देश नहीं था। आपको अगले 10-15 साल के अंदर पता चल जाएगा अमेरिका की हालत क्या होनी है। समझ नहीं गए? रशिया की अगर आप बात करते हो या चाइना का पहले एग्जाम्पल ले लो। चाइना के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि चाइना के अंदर भी नेशनलिज्म नहीं है, देशभक्ति नहीं है। अमेरिका में भी देशभक्ति नहीं है और चाइना के अंदर भी देशभक्ति नहीं है। चाइना के अंदर क्या है, एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आपने जो आदेश दे दिया वो दे दिया, पूरा का पूरा, कोई आपकी फ्रीडम नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं। हमने आपको कहा है आपको करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो वहाँ पर क्योंकि वो जो शासन चल रहा है वो वहाँ पे फोर्स्ड लेबर करवा रहे हैं। ये जीने का सबसे बढ़िया, मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका होता क्या है। हमें गर्व होनी चाहिए, गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि हम भारत देश में इस समय, और भारत देश के अंदर आरएसएस के हाथ में अगर नेतृत्व आता है तो भारत देश कितनी अच्छी सुख भूमि बनेगी जहाँ पर आप अपने बच्चों को या खुद रहना पसंद करोगे। चाइना में रहना क्यों नहीं पसंद करोगे? यहाँ पर आप बोल नहीं सकते कोई चीज़ को। अगर आपको तर्क, मैं अगर इस वीडियो को आरएसएस पे बना रहा हूँ ना, तो मैं इस वीडियो के अंदर आरएसएस की आलोचना तक कर सकता हूँ, आरएसएस मुझे खुद हाथ नहीं लगाएगा। आप ये सोचिए, पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन है और अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आरएसएस की आलोचना कर देता हूं तो उसके बाद भी, और आरएसएस ने तो खुद को इतना टॉलरेंट बनाया हुआ है कि कोई अगर अपशब्द भी कह देता है तो आलोचना हो जाती है, उस बंदे को खतरा नहीं मिलता। तो सोचिए कितना संगठन ने खुद को कैसा बना रखा है, आप समझ। तो ये चीज़ जो है चाइना के अंदर क्यों नहीं है? चाइना के अंदर मामला ये है कि वहाँ पे आप आलोचना नहीं कर सकते, वहाँ बोल नहीं सकते, जहाँ तर्क शक्ति काम नहीं करती, केवल आपको फोर्स लेबर के तरीके से काम करवाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अब फैक्ट्री के अंदर अगर 10-11 घंटे 12 घंटे काम करोगे तो वहाँ से जो प्रोडक्शन निकलेगी तो भैया देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ रहा है लेकिन वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति सुखी है, ऐसा नहीं है। रशिया के अंदर क्या है? रशिया के अंदर नेशनलिज्म की भावना है। आप पुतिन को जब देखते हो तो पुतिन के चलने का तरीका आप देखिए, अमेरिका के अंदर और चाइना के लोगों को देखिए और पुतिन के चलने के तरीके को देखिए। इजराइल को देखिए, इजराइल और रशिया के अंदर आपको दोनों के अंदर जो व्यक्ति इस भावना को समझ सकता है वो इन दोनों देशों को दूसरों से अलग करके चलेगा। जापान के अंदर समझेगी, जापान की थोड़ी सी समस्या अलग हो गई, हल्का सा वो बहुत एक्सट्रीम में चले गए, लेकिन रशिया और इजराइल का पहले एग्जाम्पल लेके चलो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना जो है बहुत स्ट्रांग है। पहले राष्ट्र, हमारा देश है, हमारा कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति। इसीलिए आप देख रहे हो एक छोटा सा इजराइल है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अकेला कितना बड़ा शक्ति बन के आगे बाहर निकला हुआ है। रूस की अपनी समस्याएं हो सकती हैं जो मेरे को अभी उन समस्याओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन रूस की सबसे बड़ी ताकत ये है अपने देश के प्रति जो है वो एक्शन लेने के लिए जानते हैं। बीच में एक लंबा काल ऐसा रहा जहाँ पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी और ये सब कुछ आ गया, लेकिन आप ये सोचिए इस समय पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर सुख है, इजराइल दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। आप समझो, सबसे खतरनाक जगह पे बैठ के सबसे सुरक्षित देश है, सिर्फ एक कारण में कि वहाँ का व्यक्ति जो है वो अपने देश के बारे में पहले सोच रहा है। और रूस की सबसे बड़ी ताकत है, पुतिन जो बैठे हुए हैं वो अपने बारे में सोचने की बजाय मेरा देश सुरक्षित कैसे रहे इसके ऊपर दिन रात सोच रहे हैं, इसलिए आपको उसकी शक्ति दिख रही है व्यक्ति की। मैं केवल उसी फैक्टर को अभी पकड़ के चल रहा हूँ। भारत देश के अंदर अकेला आरएसएस एक ऐसा संगठन बचा है जो पूरे देश के अंदर भारत माता की जय बोलना, जय श्री राम का उद्घोष करना, माँ भारती के लिए खुद को समर्पित तक कर देना, ये सिद्धांत अगर आज दुनिया में लेके चल रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दो आरएसएस के अलावा कौन सा दूसरा संगठन है जो इस काम को कर रहा हो। बहुत सारे अनुषांगिक संगठन भी आरएसएस के, लेकिन आरएसएस जो विचारधारा को लेकर एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भर देता है वो कोई दूसरा नहीं भर सकता। तो इसीलिए आज आप हमें देखते हो, हम कोई भी किसी भी जगह जाके किसी भी मंच पे किसी भी तरह की हम बात करें, हम उसके अंदर देश को भूल नहीं सकते, हम भारत माता को भूल नहीं सकते, वो हमारे अंदर भर दिया गया। तो आप ये सोचिए, जहां दुनिया आतंकवादी बना रही है छोटे बच्चों को, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो आपके बच्चों को देशभक्त बना सकता है।
मैं भारत माता की जय बोलना, जय श्री राम बोलना, वंदे मातरम बोलना, ये जो हमारा सबसे पहला शब्द आपको अभिवादन का निकलता है, ये तक संघ ने सिखाया हमें। अब होता क्या है, संघ ने मेरे इस लोक को और परलोक को सिद्ध करने में मदद कर दी। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में स्वयं नारायण से, जैसे मैंने बाकी वीडियोस में बोला, तो उन्होंने सीधा बोला अर्जुन ने कि भाई मैं क्या करूं जीवन में जो ये लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाए। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, बेटा लोक संग्रह और लोक हित की बात कर, बस समाज को संगठित करने की बात कर और समाज के हित की बात कर। जिस दिन अर्जुन तूने केवल समाज के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करनी शुरू कर दी, उस दिन तेरे लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो गए, उस दिन तूने मुझे प्राप्त कर लिया। तो संघ आपके बच्चों को सिखा क्या रहा है? संघ आपको ये सिखा रहा है कि भारत माता के लिए खुद को सर्वस्व अर्पित कर दो। जिस दिन तुमने देश के लिए ही, देश के लिए, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, ये आपने बच्चों को सिखा दिया, तो निस्वार्थ भाव से देश के लिए ही समर्पित हो गए बच्चे। और जब निस्वार्थ भाव से देश के लिए समर्पित हो गए बच्चे, विश्वास कीजिए ये है पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने का फॉर्मूला। इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई देश नहीं है जो भारत की शक्ति के आगे टकरा पाएगा। और उस कुंजी से, जिस ये सबसे बड़ी समस्या के ताले को जो आप खोलना चाहते हो, वहाँ तक लेके जाने में आरएसएस आपकी मदद कर रहा है। आप आरएसएस की पावर को समझना चाहते हो तो आप ये समझो, कई बार बैठने की, सोचने की हमारे पास समय ही नहीं मिलती। 2014 के बाद में एक प्रधानमंत्री आया, वो एक प्रधानमंत्री जो आया है, उसने आने के बाद में पूरी दुनिया के भूगोल को बदलने की मतलब ठान लिए कि भैया मैं खत्म घुमा दूंगा पूरी दुनिया को। ये व्यक्ति तो जो आके प्रधानमंत्री बना है ना, इनके अंदर कूट कूट के राष्ट्रीयता भरने वाला जो पीछे कोई संगठन है तो वो संघ है। मैं जब यहाँ से बोल रहा हूँ कि 75% मेरे जीवन के अंदर प्रभाव संघ का है। अगर आप मोदी जी के पास भी बैठ गए और उनसे पूछने लग गए कि आप बताइए अपने जीवन में जो कुछ आपने पाया कितना है, वो भी एक बार कहेंगे कि मैं जो कुछ बनाऊँ 75% केवल संघ के कारण बनाऊँ। इतना पावरफुल संगठन है जिसमें हमें अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, आप कभी भी इस संगठन के बिना अपने बच्चों को इतना बड़ा देशभक्त बना ही नहीं पाओगे। आप घर में कितना मर्जी बुलवा लो, बेटा भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, नहीं बोल पाएंगे। जो संगठन में जाके जितनी ताकत के साथ, जितने उद्घोष के साथ, जितनी विश्वसनीयता के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ, जितने भाव के साथ वो बोलना सीखेंगे, आरएसएस इतना बड़ा संगठन है जो आपके बच्चों को देशभक्त बना सकता है। दूसरी बात क्या है, आरएसएस ने मुझे नेतृत्व करना सिखाया। अगर मैं ये नेतृत्व करने के लिए, मैंने एमबीए नहीं की, आप समझे, मैं ये तब की बात बता रहा हूँ जब मैं ग्रेजुएशन करके बाहर निकला और जब नौकरी के लिए गया, तो जहाँ पर भी मैं इंटरव्यू दूँ वहाँ व्यक्ति करे, अरे भाई साहब आपने मतलब भाई साहब तो अब बोलना शुरू कर दिया, बेटा आपने एमबीए किया हुआ है? तो हम कहते थे नहीं सर एमबीए तो नहीं किया हुआ। कहते अरे लगता तो ऐसे है कि तुमने एमबीए किया हुआ है। तो वो क्यों था? क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम पर हमें आरएसएस ने नेतृत्व करना सिखा दिया था, लीडरशिप सिखा दी थी। अब ये जो मैं व्यापार में वाक्षी को पूरा संगठित करके अपने 12-13 लोगों को नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ गया और इसको पूरे बिजनेस को ऑटो मोड पे डालने में, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं, वो सब कुछ कर दिया। मैं अपने आउटलेट में बैठता कितना हूँ, 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज़्यादा बैठता भी नहीं। आप लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये है, पूरे ऑटो मोड के ऊपर आपने पूरे बिजनेस को लगा दिया। लीडरशिप क्वालिटी जो इम्पेकेबल मेरे पास में प्राप्त हुई है, वो संघ ने सिखाई है। लीडरशिप करनी कैसे चाहिए, ये नहीं सामने वाले को कमांड दो, सामने वाले की सुनो, सामने वाले की जो इंटेलेक्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश करो और उस बंदे को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाओ, उसको काबिलियत उसके अंदर डालो। एक लीडर का एक ही काम है। संघ ने सबसे बड़ी बात जो हमें सिखाई है वो क्या है, दुनिया के अंदर लीडर वही है जो दूसरे लीडर्स को तैयार कर सकता है, अदरवाइज़ वो लीडर कहलाने के लायक ही नहीं है। 8 साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। वो एक अलग बात है कि नारायण ने हमारा एक कोर्स अलग बनाया हुआ है। आप ये कहेंगे कि भाई वाक्षी तो भाई साहब छोटा है, अगर इतने बड़े लीडर हो तो बड़े बड़े इस वाक्षी को बड़ा बिजनेस बना लो ना। तो वो चीज़ मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर बनाऊंगा, वो तर्क शक्ति क्या है। तो दुनिया जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाती है ना, वो क्या बोलते हैं मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ बनाती है, हमने वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस बनाया है। तो हमारा रास्ता अलग है। तो आप नाव में चलने वाले व्यक्ति को, आप जो सड़क पे चलने वाला व्यक्ति, उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, है ना। कार को जो है शिप से कंपैरिजन नहीं कर सकते। शिप की अपनी स्पीड है, शिप अपने जोन के अंदर बढ़िया करेगा। तो वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस जो बनाया गया है, 8 साल के अंदर जो हम काम करने में कामयाब हुए हैं, देश में बहुत कम लोग काम करने में कामयाब हुए हैं। और अगले 10 साल में भी मैं बता रहा हूँ, बस आप हमें व्यापारिक शक्ति से या हमारे पास कितना धन है उससे इवैल्यूएट नहीं करोगे,
हमने देश और समाज को बदलने में या इसके अंदर योगदान देने में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, इसमें आप हमें पीछे नहीं पाओगे। ये आश्वासन हम आपको देते हैं, और देश के अग्रणी प्रोजेक्ट्स में से एक में पाओगे आप हमें, ये हम आपको करके दिखाएंगे। तो देश के अव्वल श्रेणी के अंदर अगर वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस आ रही है, जो पहले वाक्षी ऑर्गेनिक्स थी अब वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस बन गई है, तो यहाँ पे आप हमें पाओगे। ये संघ की देन है, उसने हमारे अंदर लीडरशिप इतनी ज़बरदस्त भरी है, इतनी लीडरशिप भरी है। आज जो मैं वाक्षी ऑर्गेनिक्स, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है ना, वो लंबी वीडियो देखिएगा, जिसके अंदर मैंने बताया वाक्षी ऑर्गेनिक्स से वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस करने का कारण क्या रहा। तो जब आप उसमें देखेंगे, तो जब मुझे लग रहा है कि मैं व्यापारिक जो अपने योगदान है, व्यापार को बड़ा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उस पर कुछ सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता, तो वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस हमने शुरू कर दी। तो ये दिमाग इतनी तेज़ से कैसे चल रहा है जो ये एकदम इतनी बड़ी रूपरेखा बना के इतने बड़े काम कर लेता है। बड़े से बड़ा काम आप हमें बता दो, वो करने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हम हाथों से इतने बड़े बड़े काम अभी तक कर चुके हैं। वो अलग बात है कि उनका प्रचार नहीं हुआ, उनका नेशनल लेवल पे ख्याति नहीं मिली, वो एक अलग बात है। श्री राम ने रावण पर जब विजय पाई है तभी तो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। उससे पहले तो वो वनवास में वन में घूम ही रहे थे ना, लेकिन राम तो वही है ना, राम तो वही है ना। ख्याति नेशनल लेवल पे बाद में हुई है, वो ख्याति हमें 10-15 साल के बाद में मिलेगी, वो हमें भी पता है, वो मिलनी तय है। इस वीडियो को आज मैं बना रहा हूँ, आप 10 साल बाद देखना, वो 10-12 साल बाद देखना कि हाँ इस व्यक्ति ने तब कहा था और ये इसको हासिल भी हुआ। अगर मैं ज़िंदा रह गया तो 10-12 साल में आप ख्याति देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर की ख्याति रहेगी हमारी, क्योंकि उस पर आए बिना हमें पता है कि हमारा रोल, हमारे पास दायित्व क्या है और उसे हमें कहाँ जाके एग्जीक्यूट करना है। तो अभी तो क्या प्रिपरेशन है, ऊपर वाला प्रिपेयर कर रहा है हमें राष्ट्रीय रोल निभाने के लिए, जो है ना उसके लिए तैयारी करवा रहा है हमारी, कि बेटा ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। हर एक जगह पे ईश्वर जो है वो आपको एक जगह पे स्थापित करके रखता है, वो आपको वहाँ की ट्रेनिंग इसलिए कराता है बिकॉज आने वाले भविष्य में उस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। पांडव वनवास में 13 साल क्यों रहे? कुरुक्षेत्र का युद्ध तो बाद में हुआ था। वो 13 साल खराब नहीं थे, वो 13 साल जो थे उसकी तैयारी के लिए थे कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध करोगे तब ये 13 साल काम आएंगे आपके, है कि नहीं है? तो अर्जुन दिव्यास्त्र तब प्राप्त कर रहे थे। तो हम जो अभी तक कर रहे हैं 8 साल के अंदर, जितने लोग हमें जानते हैं, बेहतरीन काम हमने किया। अगले 7-8 साल और बेहतरीन काम किएंगे, उसके बाद में हो सकता है राष्ट्रीय स्तर की भूमिका हमें निभानी पड़े, और तब आप देखोगे तब ख्याति जो है चारों तरफ कैसे फैल रही है। उस समय याद रखना, इस व्यक्ति को आपको भी याद रखना है, मुझे भी याद रखना है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बनाने वाला जो है वो 75% संघ है, RSS है। लीडरशिप, नेतृत्व की भूमिका जो मेरे अंदर नेतृत्व आई बिना MBA के, कहाँ से वरुण जी आपने ये इतनी लीडरशिप सीख ली कि आप खड़े हो गए और आप 200 लोगों को भी बता सकते हो, 1000 लोगों को बता सकते हो। वैशाली में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर कम से कम संख्या 500 की होती है। हमारे पास इतना दम है, हम खड़े होकर बोले तो 500 लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं किस दिशा में जाके क्या काम करना है, और वो 500 लोग हमारे साथ चलते भी हैं। इतनी ज़बरदस्त लीडरशिप पावर अगर हमारे पास आई है तो वो संघ के कारण आई है ना। तीसरी चीज़ क्या है? संघ ने हमें प्रैग्मेटिक बनाया है, संघ ने हमें प्रैक्टिकल बनाया है। ये पूरी दुनिया में कोई दूसरा संगठन आपको नहीं सिखा सकता। संघ ने हमें बताया है कि बेटा लक्ष्य से अपनी नज़र मत हटाओ। अब मैं आपको बताता हूँ ये उसने कैसे सिखाया हमें। हमें बचपन में सिखाया गया था कि नहाने धोने के बाद मंदिर जाना चाहिए, है ना। बचपन से छोटे थे तभी है, नहाने धोने के बाद मंदिर जाते होंगे। आप भी कभी मंदिर बिना नहाए धोए नहीं जाते होंगे। सर नहाया नहीं हूँ सर, मंदिर में बाहर से हाथ जोड़ लूँगा, नहाया नहीं हूँ, मंदिर में नहीं जाऊँगा। तो होता क्या था, संघ के अंदर शाखा में सुबह गए, अब 6 बजे से 7 बजे तक आप खेले, धूल मिट्टी के अंदर हो गए। अच्छा, उसके बाद में खाने पीने, क्योंकि भूख भी लग रही है तो आपने खा भी पी भी लिया। अब वहाँ से बात हुई कि चलो जी बैठक तो मंदिर के अंदर है, मंदिर में चलो। अब उस समय पे ध्यान है सर नहाए धोए नहीं है, खाना खा लिया, झूठा मुँह है, अब मंदिर में कैसे जाएंगे। तो संघ में हमारे जो वरिष्ठ जो थे वो हमें सिखाते थे कि बेटा मन के अंदर अगर भारत माता है ना, मन में अगर श्री राम है तो बाकी चीज़ों को छोड़ दो। ज़ोर से बोलो जय श्री राम। मन को निर्मल रखो, मन को साफ रखो, अब इस तन की चिंता मत करो। तो उसने क्या सिखाया? उसने प्रैक्टिकल होना कि जो तुम जाकर बैठक करने वाले हो और इससे जो समाज के लिए काम करने वाले हो वो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इस बात के मुकाबले कि तुम नहाओ और नहाने के बाद में मंदिर जाओ। औपचारिकताएं हटवाई संघ ने। तो इसीलिए मुझे राम को और नारायण पाने के लिए, राम को पाने के लिए और नारायण को पाने के लिए मुझे बैठकर उसकी पूजा और भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और काम के साथ जय श्री राम बोल रहा हूँ। ये संघ ने ही सिखाया है। तो संघ के अंदर जो संसेवक है, अगर एक बात आपको इसमें बीच में बता देता हूँ, जो परम पूजनीय सर संचालक जी जो है उन्होंने कई बार मंच से कही है, दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो संघ में जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनमें संघ खुद आ पाता है। मुझ में संघ बहुत अच्छे से आया हुआ है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इस महासागर की केवल 0.1% है जो मुझ में आई है। ध्यान से समझना।
आप जब मुझे देखोगे या मैं खुद को भी समझता हूँ तो मैं खुद पे इस बात की गर्व की अनुभूति करता हूँ कि मैं संघ को समझने में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँ। लेकिन जो मैं एक्चुअल संघ को समझने में कामयाब हुआ हूँ वो जानते हैं कितना? इस महासागर का 0.1% केवल। 99.9% संघ को मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। इतना विशाल और इतना विराट सागर है आरएसएस, और ये इतना विराट, इतना महासागर विचारों का इतना बड़ा क्षेत्र कैसे बना? क्योंकि संघ के अंदर समझाने वाला, बताने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था। मैं आया इस महासागर के अंदर, मैंने अपना योगदान दिया, मैंने यहीं से सीखा, समझ रहे हो? यहीं से मैंने पानी को, जल को प्राप्त किया, अपना जीवन प्राप्त किया, और मरते दम तक संघ को ही आगे चलाने के लिए निस्वार्थ भाव से इसी को देकर चला गया। समझ नहीं गए? तो इससे क्या हो रहा है, मुझसे पहले 100 साल से हजारों लोग हैं जो यही कर रहे हैं, समाज से थोड़ा प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करने के बाद अपनी जीविका चला रहे हैं, जो बचा हुआ है वो वापस समाज को देके जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर अकेला संगठन है आरएसएस जिसके अंदर ये इतने तरीके से निस्वार्थ भाव से हो रहा है। और इसकी पुष्टि करने के लिए अभी आपने देखा होगा मोहन भागवत जी ने, परम पूज्य संचालक जी ने क्या कह दिया मंच से? बहुत लोग पूछते हैं कि संघ में क्यों आना, हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं जितने गुण आपको बता रहा हूं जो मुझे आरएसएस से प्राप्त हुए हैं, ये मैंने मांगे नहीं है। मैंने तो संघ के अंदर आके, हमें तो देना सिखाया गया, तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो। तन मन धन देने के बाद में नारायण जो है वो डिसीजन लेते हैं कि संघ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है। नेतृत्व की भूमिका, पूरा का पूरा वाक्षी का व्यापार ही इसी पे खड़ा हुआ है। इतनी दूर से दुनिया जो है हमारे ऊपर इतना भरोसा कर रही है कि भाई साहब आप रख लो, भाई साहब 40,000 रुपये रख लो, 50,000 रख लो, ये व्यक्ति कुछ नहीं करने वाला। उसका कहाँ से आ रहा है लोगों का इतना भरोसा हमारे ऊपर? ये संघ ने हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस भर दी, इतना निस्वार्थ भाव से काम करना भर दिया कि पैसे को हम पैसा समझ नहीं रहे। आप समझो? तो ये क्या चीज़ है? तो देशभक्ति संघ ने सिखाई, लीडरशिप, नेतृत्व की भूमिका संघ ने सिखाई। हमारे अंदर जो भी थोड़ा बहुत चरित्र का निर्माण हो पाया, कलयुग में जी रहे हैं हम, हजारों बुराइयां हैं, माया से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और ऐसा नहीं हम गलत काम नहीं करते, ना भी चाहोगे हाथ से गलत काम हो जाएगा। माया इतनी प्रभावशाली है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति चरित्रवान है, तो ये सब कुछ केवल संघ ने हमें चरित्र दिया है। और याद रखिएगा, श्री राम और रावण के अंदर अगर आप कंपैरिजन करोगे, हर चीज के अंदर रावण राम से ऊपर हैं। ज्ञान के अंदर रावण राम से ऊपर है। जितने शास्त्रों का ज्ञान, जितना गूढ़ ज्ञान रावण के पास में है, उतना राम के पास में नहीं है। पावर, शक्ति के अंदर जितनी रावण के पास शक्तियां हैं, उसमें आधी भी राम के पास में नहीं है। सब कुछ बाद में आ रहे हैं, अगस्त्य मुनि जी आ रहे हैं, वो दे रहे हैं, उसके बाद भी उनको जो है वो आक्रमण हो जाता है तो जी मेघनाथ इंद्रजीत मार के चला गया, हनुमान जी बचाने के लिए लेकर आ रहे हैं, किसी को संजीवनी पिला रहे हैं। आसान युद्ध था। तो जितनी शक्ति रावण के पास में है, उसके मुकाबले राम के पास में शक्ति कुछ नहीं। रावण के पास में जो तपस्या का बल था, जो अपने अंदर है ना, एक कितनी देर तक मैं खड़े होकर तपस्या कर सकता हूं, वो श्री राम के अंदर उतनी तपस्या नहीं जितना रावण के पास में था। धैर्य था कि कितनी तपस्या कर करके उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया। शीश काट काट के चढ़ाने तक की ये जो है, ये रावण के पास में था। एक ही चीज थी जो श्री राम के पास ज्यादा था, क्या? चरित्र था उनके पास में, उनके पास चरित्र था। इसीलिए उनके साथ दुनिया जुड़ रही थी, उनके पास संगठित शक्ति अरेंज हो गई थी। रावण केवल अपने परिवार के साथ लड़ रहा था और श्री राम के साथ पूरा संगठित समाज लड़ रहा था। ये दोनों में अंतर था। तो ये जो चरित्र आप थोड़ा बहुत देख रहे हो, अगर अच्छा समझते हो, तो ये सब संघ का दिया हुआ है। मेरे माता पिता मेरे कभी चरित्र निर्माण पे इतना काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, इसको भी समझ लो। आप अपने बच्चे को कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरा बच्चा भगत सिंह बने। भगत सिंह देश के लिए जरूरी है, लेकिन हो पड़ोस में, और संघ बच्चों को भगत सिंह बना देता है। आपको एक बार बच्चे को संघ को सौंपना है। अब वो उसके ऊपर है कि वो संघ जो है हमारे जैसे को बनाकर वाक्षी को लॉन्च करवाएगा, या वो भगत सिंह बनवाकर देश के लिए जो है एक रोल मॉडल क्रिएट कर देगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर वो इस तरह के संस्थान में आके व्यापार भी चलाएगा तब भी यश और कीर्ति पाएगा, भगत सिंह बनेगा तब भी यश और कीर्ति पाएगा। इतनी बड़ी सोच तो आपको करनी पड़ेगी। और आप अगर सोचो कि नहीं, हम नहीं चाहते भाई बच्चा भगत सिंह बने, हम नहीं चाहते भाई वरुण जी बने, तो याद रखना, ऐसे बच्चों को जब आप पाल रहे हो तो बुढ़ापे में वो आपको भी घर से बाहर ही निकाल रहे हैं। ऐसे बच्चों को अपने मुंह के जाल में फंस के आप तैयार कर रहे हो। ये बच्चे आपके, समाज के, देश के, जो बच्चा देश के काम आ रहा है वो समाज के भी काम आएगा, वो आपके भी काम आएगा। और जो देश के लायक नहीं बन रहा, वो समाज के लायक भी नहीं बन रहा, वो आपके लायक भी नहीं बनेगा। ये पर्दा हटेगा आपका बुढ़ापे में, और तब तक आप सब खत्म कर चुके होंगे, और तब बड़ा दुख होता है बच्चे हमारी सुन नहीं रहे।
इसलिए संघ की ज़रूरत है। तो संघ ने मुझे कितना भी अलग बनाया हो, लेकिन आज भी मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे माँ बाप मेरे सम्मान करते हैं, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर, आप समझ रहे, व्यापार तो सब करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप जो सीना ठोक के बताते हैं कि भैया मेरा बच्चा जो है ये है, वो संघ की देन है। इतनी यश और कीर्ति जो है वो मेरे माता पिता को मेरे होने से, मेरे भाई को मेरे ऊपर गर्व होने से, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को कल को मेरे ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। तो सोचिए 75% तक उसमें संघ का रोल है। ये मेरे द्वारा नहीं किया गया, सब संघ ने सिखाया है, वहाँ से हम कर रहे हैं। इसके अलावा संघ ने हमें क्या सिखाया? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वीडियो बना रहे हैं, गमछे के अंदर बना रहे हैं। 82,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब के अंदर, गमछे के अंदर, टी शर्ट में 300 रुपये की टी शर्ट पहन के बंदा बैठकर बोले जा रहा है वीडियो में, और दुनिया भी देख रही है। 500 लोग देख रहे हैं, 800 देख रहे हैं, 1000 देख रहे हैं, देख तो रहे हैं। किसी के पास आज के समय में ऐसा टाइम है कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखे जिसकी शक्ल मुंह धोया नहीं है, गमछे पहन के बैठ गया और कर रहा है? क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हो भाई मुझे तेरे कपड़े से लेना देना नहीं है, तू अपनी बात बता, तेरी बात से मैं सीखकर मैं क्या अपने बच्चों के अंदर परिवर्तन लाकर भविष्य का निर्माण कर सकूं, इस पे फोकस है ना। ये संघ ने सिखाया। और संघ के स्वयंसेवक जो है बड़ी बड़ी शादियों के अंदर आप देख लोगे, पुराने कुर्तों के अंदर पहुंच जाएंगे और वहां पर भी जाके उनको सम्मान किया जाता है, क्योंकि सम्मान उनकी वेशभूषा का नहीं हो रहा, सम्मान उनके कर्मों का हो रहा है, सम्मान उनके विचारों का हो रहा है। तो संघ ने हमें ये सिखाया। हम जब कॉलेज में थे तो कॉलेज के अंदर गए तो वहाँ के एक प्रचारक थे, नगर प्रचारक थे, तो ऐसे ही कॉलेज में से उठ के चले गए दोपहर के अंदर। तो दोपहर में गए तो उनसे बात हुई, तो हमने कहा जी भोजन में क्या है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ भोजन मिलेगा ना, यहाँ पे भोजन आराम से करो। खेल कूद में करते थे। तो भोजन रखा गया हमारे सामने। जब भोजन रखा गया तो सूखी रोटी और दाल वाला जो बिल्कुल पानी है जिसमें दाल का दाना नहीं मिल रहा, ऐसा भोजन हमारे सामने परोसा गया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भोजन केवल 3 लोगों के लिए बनाया गया था कार्यालय में। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। अब तो संघ वैभवशाली ठीक हो गया, अब तो भोजन की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, 2008-9 के आसपास में। मैं हिसार में था, तो जब कार्यालय में थे तो वो, आप ये सोचे विचार कितना बड़ा है संघ के स्वयंसेवकों का। वो 3 लोगों के लिए भोजन बना था। एक वहाँ पे संघ कार्यालय में जो कार्यवाह रह रहे थे उनके लिए था, एक जो वहाँ के प्रचारक थे उनके लिए था, एक और अतिथि आए थे उनके लिए था। जब उन्हें लगा कि बच्चे आ गए हैं हॉस्टल से और 10-12 बच्चे हो गए, तो दाल के अंदर पानी मिला दिया गया, आटा थोड़ा सा जो था वो गूंद लिया गया, घी वहाँ रहता नहीं था तो आटे से रोटी बना दी गई, और दाल का पानी जो है वो प्रचारक जी भी वही खा रहे हैं, कार्यवाह जी भी वही खा रहे हैं, और वो जो हम 7-8 बच्चे आए हुए हैं हम भी वही कह रहे हैं। जब मैं उसे खा रहा था, मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरे माता पिता कभी मुझे ऐसी दाल नहीं खिला सकते हैं, बात को समझिए। चाहे मैं कहीं भी रह लूँ, बिना घी की रोटी हमारे घर के अंदर कभी नहीं खाई गई। ये खानी हमने संघ में सीखी है। ज़मीन पर बैठकर जब हम खा रहे थे तो मेरे मन में उस समय पे विचार ये आया, मैंने ये नहीं कहा कि आपने हमें ऐसे क्यों दी, मैंने कहा आप हर रोज़ यही दाल खाते हो, इसमें तो दाल का दाना नहीं है। उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब ये दिया कि बेटा अभी ये कार्यालय, जो हम जिस कार्यालय के अंदर बैठे हैं ना, ये कार्यालय किसी की कमाई से नहीं चलता। ये समाज के जितने लोग हैं ना, वो अपनी मेहनत की कमाई में से, हमें हर साल गुरु दक्षिणा होती है तो कुछ हमारे लिए जो है वो व्यक्ति वो बंदोबस्त करते हैं। जो पैसा हमारे पास प्राप्त होता है उसी से हमें पूरे साल का राशन चलाना होता है। और अभी जो है हम 50,000 शॉर्ट चल रहे हैं। 50,000 किसी व्यक्ति से जो है हमें मांगने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि अभी अगली गुरु दक्षिणा होने में समय है और 50,000 रुपये कम पड़ गए थे, तो इसलिए दाल जो है वो इसी हिसाब से बनेगी। 1-1.5 महीना ऐसे ही खाना है। ये मैं आपको 2006-07 की बात बता रहा हूँ, और ये हमारे आंखों देखी चीज़ है ये जो हमने की है। अब ये संघ हमें सिखा रहा है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग क्या होती है। मेरे माता पिता कभी मुझे ये नहीं सिखा पाते, संघ ने मुझे सिखाया। दोपहर में तो हमने खाना खा लिया, अब शाम के समय आए, 6-7 बज गए, तो हमने कहा कि भैया अब वो शाखा में गए, शाम को शाखा में खेल के आए, फिर रात्रि का भोजन। अब रात्रि का भोजन है तो हमने पूछा प्रचारक महोदय अब रात्रि के भोजन का क्या करें? तो उन्होंने कहा अरे चिंता मत करो, रात्रि का भोजन तुम्हें बहुत बढ़िया कराएंगे। हमने कहा भाई कैसे कराओगे, पैसे तो है नहीं, और ये संघ के अंदर तो वैसे ही पुराने, वो दोपहर में ही आपने पानी वाली दाल कराई है। कहे तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ चलो। हमने कहा कहाँ चल? कह रहे दावत आएगी, शादी में चलते हैं। अब हम पहली बार जिंदगी में सोच रहे हैं कि शादी में जाना है। भाई शादी में, उससे पहले माता पिता ने ये सिखाया था शादी में जाते हो तो कोट वोट पहन के बिल्कुल अच्छे से सज के जाना चाहिए। यहाँ प्रचारक महोदय खुद जो है वो घटिया से फटे हुए कुर्ते, फटा हुआ क्या, बहुत पुराना कुर्ता है, फटा हुआ तो नहीं था, और हम लोग तो वैसे ही शाखा में खेलने के बाद में क्या होती है निक्कर टी शर्ट, ऐसे से हम हॉस्टल के बच्चे, मतलब युवा थे,
तो हमने कहा भैया कपड़े कुपड़े बदल के लेकर आने पड़ेंगे शादी में से। अरे तुम चिंता मत करो वरुण जी, तुम चलो। एक तो ये वरुण जी जो है, ये जो हम आपसे बात करते हैं ना, साक्षी जी, वरुण जी, है ना, आंचल जी, ये जो हम बोलना जी जी बोलते हैं, ये हमने संघ में सिखाया कि छोटे से छोटा बच्चा हो उससे प्यार से, प्रेम से, आदर से बात करो। और नहीं तो अगर संघ में नहीं जाते तो कैसे सकते, बेटा बेटा ऐसे करके बात करते। और अब हम कैसे बात करते हैं, और जी उद्भव जी क्या हाल चाल है आपके। एक छोटे से बच्चे को भी ऐसे बात करोगे तो कितना अच्छा, शालीनता से कितना कुछ सीखेगा वो आपसे। ये हमें सिखाया संघ ने। कक्ष के बाहर जब अपने पदवेश उतारने चाहिए, जूते चप्पल उतारने चाहिए, ये हमें संघ ने सिखाया कि कहीं पर भी बैठो तो कैसे बैठो। कहीं पर हम पालन नहीं करते, एक अलग बात है। ये मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक्चुअली संघ इसे अलाउ नहीं करता। आप 300 रुपये की टी शर्ट पहनो, लेकिन आप उसे शालीनता से अच्छे से पहनो। आप गमछा जो है वो इस तरह का पहनो, लेकिन इसको इस्त्री करके अच्छे से पहनो। आप सस्ता पहनो, लेकिन इसको अच्छे से पहनो, जैसे मोदी जी पहनते हैं। इस चीज़ को मोदी जी ने ग्रहण किया हुआ है। मोदी जी क्या करते हैं, उनको आप पुराने से पुराना कपड़ा दे दो। अब तो चलो है भाई, तनख्वाह अगलों की 2.5-3 लाख रुपए, तो क्या करेगा व्यक्ति, तो अच्छे कपड़े पहन के चलते हैं वो हमेशा। वो अपना बहुत ध्यान रखते हैं, आपने ध्यान दिया, क्लोजली ऑब्जर्व करना उनको पहनने का। और वो संघ सिखाता है कि आपके पास पुराने से पुराना कुर्ता हो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, ढंग से, ऐसे नहीं कि झल्लों की तरह घूम रहे हो। मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन पहनना ऐसे। उसको मोदी जी अनुसरण कर पाते हैं। मैंने क्या कहा, संघ हम पे पूरा नहीं आ पाता, तो मैं उस संघ के विचार का उसको जो है वो अनुपालन नहीं कर पाता हूँ, तो मैं तो कैसे भी बैठ जाता हूँ। लेकिन संघ इसमें बुरा नहीं मानता। संघ कहता यही है कि भैया जब भी बैठो अच्छे से बैठो, अच्छे से पहनावा करके बैठो। तुम्हारी चीज़ें पुरानी हो कोई बात नहीं, फटी हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसको कैरी कैसे करना है, इसको अच्छे से कैरी करो, ये संघ सिखाता है। एनीवेज, तो वो शाम का क्या हुआ, उन्होंने कहा चलो भैया दावत में चलते हैं। अब हमें शर्म आ रही है, हम कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, प्रचारक महोदय कह रहे हैं, तो जिसकी शादी में जा रहे हैं वो कौन सा हमें जानता है, बेइज्जती तो होनी नहीं है, कोई बात नहीं, चल लेते हैं। वहाँ गए और वो प्रचारक महोदय को आराम से बिठा रहा है और प्रचारक महोदय के साथ हमारा सम्मान कर रहा है। भाई साहब बैठो बैठो, इधर से वेटर आ रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं, भाई साहब पत्तल खाओ, कभी चाट खाओ। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई साहब ये सम्मान किस चीज़ का हो रहा है। शक्ल से हम भिखारी लग रहे हैं, खेल के मिट्टी में आए हुए हैं, हाथ पैर गंदे हैं हमारे, है ना, थोड़ा बहुत हाथ पैर धो लिए। प्रचारक महोदय खुद ऐसे से लग रहे हैं, और यहाँ पर वो अरे 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 सुभाष जी क्या हाल चाल है, और आपके सम्मान कर रहे हैं। और हमारे अलावा जितने लोग बैठे हैं वो सब टाई वाई में, सब में, और उन्हें भी हैरानी नहीं हो रही हमें देख के। मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने पहले देखा, वहाँ से संघ ने हमें प्रैक्टिकली सिखाया, हमें उपदेश नहीं दिए संघ ने। संघ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपके बच्चे अगर जाते हैं ना, तो संघ उपदेश नहीं देगा, एक बार उपदेश देगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस ऐसे खड़े कर देगा आपके आगे कि भैया आपको उसके तरीके से समझना ही पड़ेगा। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग संघ ने सिखाई। तो आज बड़े से बड़े कार्यक्रम में हम चले जाएं तो हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, कॉन्शियस हो जाता है ना बंदा, अरे यार ये ढंग से नहीं पहना, अरे यार बाल ठीक नहीं बने हुए हैं, हटा दिया संघ ने, काम करो तुम सीधे होके, केवल काम करो, इस पर फोकस करा। ठीक है जी, चरित्र की मैंने बात बताई है ना, कि चरित्र से पहचान होगी आपकी, वेशभूषा से नहीं होगी। ये संघ ने हमें सिखाया भी और हमारे माध्यम से करवाया भी। और सबसे बड़ी बात समझो, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है सामने वाले के व्यक्ति। मेरे स्टोर के अंदर कल एक महिला आ गई और वो थोड़ा भिक्षुक थी, तो वो खोलने के बाद में अंदर आ गई। अब अंदर आ गई तो हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है, जो भी अंदर आए उसको आराम से बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं और सब करवाते हैं। अब वो इस तरह से थी कि वो भिक्षुक दिख नहीं रही थी, है ना, थोड़ा भिक्षुक से ऊपर दिख रही थी और नॉर्मल लोगों से थोड़ा कम दिख रही थी। तो उसने दरवाज़ा खोला, हमने कहा जी आइए बैठिए। वो आराम से बैठी। बैठने के बाद हमने पानी भी पिलाया, सत्तू भी पिलाया, सब पिलाया। और पिलाने के बाद में कहती भैया कुछ दे दो हमें। मैंने कहा जी देंगे तो नहीं, हम आपको नौकरी दे सकते हैं, वो आप चाहो तो बताओ करो, बाकी आप आए हो, बैठना चाहो बैठ जाओ, एसी की हवा थोड़ी देर खानी है खा लो, नौकरी आपको दे सकते हैं, आपको धनराशि नहीं दे सकते, शुल्क नहीं दे सकते। बड़े प्यार से मना करा उन्हें। आम व्यापारी नहीं कर पाते इस तरीके से। तो ये शालीनता, ये मर्यादा, ये सब संघ ने सिखाया हमें। किसी की वेशभूषा से उसके आंकलन नहीं करना। जब तक उन्होंने बोला नहीं तब तक हमने अपनी ओपिनियन और जजमेंट नहीं बनाई उनके बारे में। कोई व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, ये संघ ने सिखाया हमें। ठीक है जी। शब्दावली, कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो आप कहते हो कि हिंदी इतनी स्पष्ट वरुण जी कहाँ से सीखी, स्कूल नहीं सिखा पाए हमें। स्कूलों के तो मैं इतना खिलाफ हूँ, मैं आपको बोल चुका हूँ कि वैदिक गुरुकुल के अंतर्गत मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहा, क्योंकि स्कूल, जबकि अच्छे स्कूल थे जिनमें हम पढ़े थे, आजकल तो बहुत बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद में बता रहा हूँ मैं आपको कि स्कूलों के अंदर भेजकर हमने बच्चों को केवल ख़त्म किया, उनके भविष्य को ख़त्म किया है। स्कूलों से ज़्यादा अच्छा आपको संघ सिखा रहा है। संघ के अंदर जब शाखा में बच्चे को भेजते हो तो सुबह बौद्धिक होता है,
इस बात का ध्यान रखना, जितनी चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, जब आप शाखा स्थल पे जाओगे आप कहोगे वरुण जी ने तो इतनी बड़ी बड़ी बात कही थी, शाखा स्थल पे ऐसी नहीं दिख रही। यही बस एक बात है, क्योंकि देखो संघ ने कोई व्यक्ति हायर नहीं किए हुए, संघ तो हमें तैयार करता है। अब अगर मैं तैयार अच्छे से हुआ हूँ तो मैं जाके शाखा के अंदर बल भी अच्छा प्रदान करूंगा। बहुत लोग हैं ना जो उस लेवल पे नहीं है, थोड़े कम लेवल पे हैं, तो कोई मुख्य शिक्षक उतने लेवल पे नहीं है तो वो बेचारा अपने हिसाब से थोड़ा सा तैयार कराएगा, कोई हायर की फोर्स थोड़ी है। तो कभी बच्चों को किसी की शाखा पे लेके जाओगे ना तो कई बार आपको लगेगा अरे वरुण जी ने तारीफ तो इतनी करी थी यार, इतना कुछ मिल नहीं रहा। उस समय ध्यान रखना, धैर्य रखना, धैर्य रखना। 1 महीना 2 महीना 3 महीना देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, उसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, कोई अच्छी बात कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सागर है ना, सागर के किस पोर्शन में आप उतर रहे हो वो डिपेंड करता है। हर जगह थोड़ी वो एक जैसा पानी रहेगा। लेकिन ये है कि अब हमें 21 साल हो गए तो हमें समझ में आ रहा है, तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। हर जगह हर दिन नहीं होगा, लेकिन हर दिन में याद रखना, हर दिन में संघ में जब भी जाएंगे आपके बच्चे तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर आएंगे। समझने, सामने वाला कुछ गलत कहेगा तो भी सीखेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, सामने वाला अच्छा कहेगा तो भी सीखेंगे कि अच्छी है। संघ का काम है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहां ये बातें हो जरूर। आप नहीं समझ गए तो ये फर्क पड़ता है। तो शब्दावली जो है हमारी, है ना, हिंदी इतनी स्पष्ट है, ये संघ ने सिखाई हमें। अंग्रेजी स्कूल ने सिखाई थी, अरे हिंदी संघ ने सिखाई है। उसके बाद संगठित शक्ति, संगठित शक्ति, समाज की कितनी ताकत है ये संघ ने हमें सिखाया है। आज आपके बच्चों को अगर आप संघ में नहीं भेजते हो तो आपका स्कूल, आपकी खुद की ट्रेनिंग, हर चीज़ बच्चों को ना समाज से काटने की ट्रेनिंग दे रही है। कंपटीशन करो, दूसरे के मुकाबले आगे बढ़ो, तो दोस्त कहाँ से बनेंगे, आपके समाज कैसे बनेगा। और समाज नहीं बना तो अभी मैं आपको जापान का उदाहरण दूंगा। आप समझ रहे, मैं जापान की बात जब कर रहा था, इसको भी समझ लीजिए आप अच्छे से। जापान इतना बेहतरीन, दुनिया का सबसे हाईटेक देश है। बच्चों के अंदर वहाँ पे नेशनलिज्म था, देशभक्ति थी, सब थी। आप जानते हैं जापान के साथ में गलती क्या हुई है। जापान के अंदर अब आ रहा है कि अगले 10 साल में जापान खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बच्चे पैदा करने ही बंद कर दिए। तो जापान से एक हल्की सी गलती क्या हो गई, जापान से गलती ये हो गई कि जापान के अंदर एक चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले गए। एक्सट्रीम पे क्या ले गए, सुबह आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है काम को, आपको रात के 9 बजे तक या 8 बजे तक आपको लगातार काम करना है। वो चाइना की तरह नहीं है कि डंडे मार के काम कराए, लेकिन जापान के अंदर बच्चों को अनुशासन, इतना डिसिप्लिन सिखा दिया कि डिसिप्लिन के अंदर आने के बाद में अब उनकी आदत बन चुकी है कि वो 1 मिनट, वो क्या है, जापान के अंदर एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन को 3 मिनट लेट हो गई उससे, तो उसको नेशनल टेलीविजन पे आके लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी कि 3 मिनट लेट हो गई ट्रेन, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो थ्योरी तो बहुत सही है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या हुई है, प्रैक्टिकल रिजल्ट उसका ये गलत आ गया कि हर व्यक्ति जो है वो अपने काम को लेकर इतना फोकस, इतना सीरियस हो गया है कि उसके पास में अब घूमने का, शादी करने का, एक दूसरे से बातचीत करने का इसका टाइम ही नहीं बचा। जैसे बच्चे को केवल पढ़ाई बताते रहो तो थ्योरी तो बहुत अच्छी है कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, उसका दुष्प्रभाव क्या है कि वो केवल पढ़ ही पाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। ये जापान के अंदर दिक्कत आ जाती है। आरएसएस इससे अलग क्यों है, आरएसएस आपको ये कहता ही नहीं है कि आपको पढ़ना है। आप ध्यान से समझो, आरएसएस आपको ये नहीं कहेगा कि सुबह 4 बजे उठो और रात के 10 बजे तक पागलों की तरह मेहनत करते रहो। आरएसएस आपको केवल 30 दिन की ऐसी ट्रेनिंग कराएगा, और ट्रेनिंग कहने के बाद कहेगा अब आप खुद आंकलन करो कि सुबह 5 बजे उठ के रात के 10 बजे तक जो काम करना है ये आपके जीवन के लिए अच्छा है, या वैसा हैप्पीजर्ट जीवन जीना चाहते हो वो अच्छा है। अब आपको आरएसएस छोड़ देगा। तो जो जापान के अंदर भी दुष्प्रभाव आया है वो आरएसएस की विचारधारा के ऊपर विकसित देश में नहीं आ सकता। आरएसएस आपको फोर्स नहीं करता, आरएसएस आपको एक दिनचर्या के अंदर एक टाइम लिमिट तक डालेगा और उसके बाद में आपको बोलेगा अब आप अपनी तरफ से डिसीजन लो, आप क्या करना चाहते हो। ये पूरी दुनिया में किसी संगठन में नहीं है, पूरी दुनिया की किसी गवर्नमेंट की इतनी सोच नहीं बन सकती, ये संघ बनाता है। तो आप ये सोचिए कि कहाँ तक का विचारधारा है जो संघ लेकर बैठा है। संगठित शक्ति, संघ समाज को बनाना सिखाता है। अब मैंने आपको बताया ना, तो जापान के लोग क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आने की वजह से साथ वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे पता ही नहीं है, मैं केवल अपने काम पे फोकस हूँ, समाज से अलग हो गया। अब वो ना तो किसी लड़का लड़की से बात करना चाहता है, ना लड़की लड़के से बात करना चाहती है। अगर बात करना भी चाहते हैं तो शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते, शादी का बंधन हो गया तो आगे बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि मुझे तो अपने काम पे ही फोकस रखना है। एक्सट्रीम पे जाने की वजह से ये सारा नुकसान हो गया। और संघ क्या यहाँ पे सिखा रहा है, संघ ये समा रहा है। संघ क्या सिखाता है, संघ ये नहीं कहता कि जब भी मैं आपसे बात करूँ तो केवल और व्यापार की बात करूँ। संघ हमें सिखाता है जब भी आप मेरे पास मिलने के लिए आएंगे, और जी बताइए परिवार में सब कैसे हैं,
संघ परिवार के अंदर रहना सिखा रहा है, समाज के अंदर रहना सिखा रहा है, देश के बारे में सोचना सिखा रहा है। ये आपके बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चों का और आपका काम केवल और केवल सुबह उठना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, वापस आना, पढ़ना और सो जाना, ये जीवन नहीं है। संघ सिखाता है। आपका काम ये नहीं है सुबह काम पे गए, ऑफिस गए, वापस आए और आने के बाद में फिर सो गए। 99% लोग जो संघ से नहीं जुड़े हुए वो इस हाल में जी रहे हैं, और 99% लोग जो संघ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कितनी भी भयंकर नौकरी में हो, वो हफ्ते में 1 घंटा निकाले, 2 घंटा निकाले, लेकिन समाज से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। समाज से जुड़ते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत वो पाते हैं। आपको क्या लगता है, आप बच्चों को जब सिखाओगे तो क्या सिखाओगे? बेटा जितना अर्जित करोगे उतना सुख प्राप्त करोगे, जबकि सिद्धांत ही गलत है। सैद्धांतिक रूप से व्यक्ति जितना देता है उतना सुख प्राप्त करता है। कभी करके देख लेना आप अपने घर के अंदर पति हैं, अगर पत्नी मेरी बात सुन रही है तो पति से मांग कर देखो, और पति को कभी पैसे देकर देखो मजबूरी के अंदर, तो देते हुए ज़्यादा खुशी होगी रादर देन मिलते हुए की। जो मिलेगा वो क्षण भर का सुख है, जो देने का सुख है वो बार बार सुख दिखाएगा। ये यहाँ तक का विचार संघ ने हमें सिखाया, इसीलिए हमारे अंदर देने की भावना बन गई। तुम देते जाओ, पाने की चिंता मत करो, उसको तो खुद नारायण देख लेंगे, उसको तो खुद भारत माता देख लेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब लिखी संघ से प्रेरित होकर कविता, तो उन्होंने क्या कहा? सब कुछ अपना लहू लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार। ये भारत है, ये भारत है, ये हिंदू की प्रवृत्ति है। दुनिया वाले आते रहे, हमारा सोना लूट के लेके जाते रहे, फिर भी आज देख लो, भारत सबसे अमीर कौन है? भारत है। हमें लूट लूट के उसने सोना सारा भर लिया ब्रिटेन में, और अगले 20 साल में तुम देख लेना हम फिर विश्व गुरु बन रहे हैं। अब आप कहोगे जी अगर इतना हो तो गुलामी क्यों हुए? गुलाम हुए क्योंकि इन हरकतों के कारण। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये संघ विचार वापस लेकर आया 1925 के बाद में, नहीं तो विचार है ही कहाँ। आप किसी और संगठन के साथ में ऐसी वीडियो बना के मुझे वापस भेज दो कि भैया ये जरूरी है, ये चीज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छे संगठन हैं जो देश में अच्छा काम कर रहे हैं, सदगुरु के द्वारा है, ईशा फाउंडेशन है, सब है, लेकिन याद रखिएगा ये सारे संगठन है पीपल सेंट्रिक, व्यक्ति के द्वारा चलाए हुए हैं। जब व्यक्ति नहीं होगा तो आधार हिल जाएगा, आधार हिल जाएगा तो संगठन डूब जाएगा। संघ का डूबना इसलिए मुश्किल है क्योंकि संघ में व्यक्ति को रखा ही नहीं गया। जिस व्यक्ति ने शुरू किया, उन्होंने डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने कह दिया कि भैया व्यक्ति की पूजा नहीं करनी, केवल भगवान को फोकस में रखो। आप सोचो, जिस व्यक्ति ने शुरू किया उसने खुद को ही खत्म कर दिया और केवल भगवा ध्वज और भारत माता को ऊपर कर दिया। इसलिए संगठन को हराना, आरएसएस को हराना बहुत मुश्किल काम है। ईशा फाउंडेशन, सदगुरु इतना बेहतरीन संगठन होने के बावजूद उतनी लंबी लाइफ नहीं कर पाएंगे जितनी लंबी लाइफ आरएसएस की है। ओशो, रजनीश इतनी बेहतरीन और दुनिया के सबसे ताकतवर विचारधारा होने के बावजूद संगठन नहीं लंबा चल पाएगा, क्योंकि पीपल सेंट्रिक है। यहां पे पीपल सेंट्रिक नहीं है, पर्सन सेंट्रिक नहीं है। ये देखिए आप, ये कितनी बड़ी बात है। उसके बाद में क्या है? बेहतरीन दिनचर्या संघ ने सिखाई। संघ ने हमें सिखाया कि बेटा तुम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तुम सुबह, आप लोग कई बार बोलते हो ना कि क्या वरुण जी कभी रात को 2 बजे भी तुम काम करते हुए दिख जाते हो, कभी सुबह 4 बजे मैसेज आ जाता है तुम्हारा कोई। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि 24 घंटे में किसी भी समय हम कुछ भी, हमारा काम ही फोकस है, हम किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। हमें रात दिन का कोई मामला नहीं है। कहीं पर चलना हो, कहीं कोई तैयारी करनी हो, किस तरह लेके चलना है, हमें यहाँ तक की ट्रेनिंग है कि अगर आप हमें बोलते हो कि 7 दिन के लिए तुम्हें चलना है तो हमें बड़े बड़े बैग पैक करने की जरूरत नहीं है। एक निक्कर टी शर्ट, 2 टी शर्ट मैक्सिमम मान लो, ताकि एक धुल रही हो और सूख रही हो। एक निक्कर, एक टी शर्ट और एक चप्पल की जोड़ी, हम इसके साथ में 7 दिन बिता के आ सकते हैं कहीं पर भी। इतने खतरनाक है। और अगर हम कहीं जा रहे हैं जहाँ पे ठंडा मौसम है, वहाँ पे हम विंड शीटर ले लेंगे। बस 2 निक्कर, 2 टी शर्ट और एक विंड शीटर हमें दे दो, और उसके बाद में आप देखो कि पूरे भारत को हम कैसे नाप देंगे एक चप्पल जोड़ी के साथ में। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी सारे जुगाड़, हमारे पास इतनी काबिलियत है दूसरे वाले व्यक्ति से कैसे मदद मांगनी है, कैसे प्यार से बात करनी है, कैसे ट्रेन के अंदर घुसना है, कैसे टीटी से बात करनी है, कहाँ पर बैठ के कैसे ट्रैवल करना है, कैसी वेशभूषा बनानी है, कैसा अपना रूपांतरण करना है। भगत सिंह कुछ भी बन के चला जा रहा है, कैसे भी चला जा रहा है, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग संघ करवा सकता है और इसके लिए तैयार कर सकता है आपको। सोचो कितना खतरनाक बन जाओगे आप। ठीक है जी। पुण्य अर्जित करने में संघ मदद कर रहा है। इस लोक और परलोक को सिद्ध करने की ताकत जो है वो संघ हमें दे रहा है। जो काम मैं कर रहा हूँ, ये दुनिया को अच्छा लगे बुरा लगे, जो नहीं समझ पा रहे, इससे बड़ा काम करने का तरीका नहीं है पूरी दुनिया में। हालांकि अनुसंधान चलते हैं, प्रयोग चलते हैं, ऐसा नहीं है हमसे गलतियां नहीं होंगी, ऐसा थोड़ी हम परफेक्ट हैं,
परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा का हम अनुसरण करके आगे बढ़ रहे हैं उससे ऊपर विचार नहीं है। तार्किक शक्ति में आप इस विचार को हरा नहीं पाओगे। जिस तरीके से हम आपके साथ में मिलकर जो ये हम अभी देश और समाज के लिए जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट वे है जीवन जीने का, जो वाक्षी के माध्यम से मैं अभी कर पा रहा हूँ। डर ज़रूर लगता है, अर्जुन को भी डर लगा ना, महाभारत का युद्ध है, नारायण साथ में, फिर भी डर तो रहा है ना, ये प्रकृति का नियम है। तो डर हमें भी लगता है, लेकिन हाँ, नारायण साथ में, नारायण रास्ते पे चला रहे हैं और चला रहे हैं, इस लोक और परलोक दोनों को सिद्ध करके देगा ये। तो याद कर लेना, अगर मैं ज़िंदगी में कामयाब हो गया मरने से पहले और आपको पूरी लाइफ देखने के बाद लगा यार बंदे ने जीवन तो जीना इसी का नाम है, जीना इसी तरीके से चाहिए, अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया, तो याद रख लेना ये सब संघ ने सिखाया हुआ है हमें, मेरे को भी याद रखना है। पता चला आपको याद करवा रहा हूँ। फोकस सिखाया संघ ने। जब शाखा के अंदर जाते हैं, शारीरिक खेल कराते हैं, मानसिक खेल कराते हैं, बौद्धिक खेल कराते हैं, तब हमें समझ में आता है यार ये छोटा सा खेल है, ये भी हम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे। वो आपका आपसे परिचय करवाता है, आपके अहंकार और घमंड को भी तोड़ता है। सबसे बड़ी बात जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, अगर मैं संघ में नहीं होता बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता। अहंकार और घमंड को मर्यादित करके कैसे उसको, अहंकार को जो आप ले रहे हो, जो अभिमान है, उसको स्वाभिमान में बदलना है, ये संघ ने करके दिया हमें। आपकी बुराइयों के अंदर मर्यादा की रेखा खींच देगा संघ, और उस बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट कर देगा। आप समझ रहे हैं? कोई भी बुराई होगी आपके अंदर, उसके अंदर एक मर्यादा की रेखा खींच देता है संघ। संघ आपको सिखाता है इसको मर्यादा में कैसे रखना है, और उसी को आपके बेनिफिट के अंदर कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएगा। मुझ में अभिमान बहुत था, घमंड बहुत था, तो संघ ने क्या करा, उसके अंदर जो है, उसके अंदर मर्यादा की रेखा खींच दी। बेटा घमंड है ठीक है, तू अपने लिए रख ले, घमंड में दूसरे का निरादर मत कर दियो, दूसरे का नुकसान मत कर दियो, अधर्म मत कर दियो। बस तू रावण के समान चल ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रावण के समान चलने का मतलब ये नहीं है कि सीता के मान का हनन करोगे। और जब सीता के मान का हनन नहीं कर रहे हो और आप अधर्म का रास्ता नहीं कर रहे हो, तो वही घमंड हमारे लिए क्या बन गया, स्वाभिमान बन गया। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर क्या है? स्वाभिमानी भी सिर ऊंचा करके चलता है, बुलंद आवाज में बात करता है, और अभिमानी भी ऊंचा करके चलता है। दिक्कत दोनों के अंदर ये है। ध्यान से समझो, मैं श्री राम की तरह विनम्र नहीं बन पा रहा हूं। श्री राम विनम्र हैं, मैं विनम्र नहीं बन पा रहा हूं, लेकिन संघ ने मर्यादा की रेखा खींच के मुझे अभिमान की श्रेणी में नहीं घुसने दिया, वो मेरे को स्वाभिमान पे रोक के रखता है। तो लोग ये कह देते हैं अरे यार ठीक है यार, एरोगेंट बनता है, लेकिन किसी का नुकसान थोड़ी करता है यार, अच्छी बात है, इसकी उसको यूज़ कर लेते हैं हम, उसको हम स्वाभिमान को यूज़ करके हम नेतृत्व के अंदर, वो हमारी लीडरशिप कैपेबिलिटी बढ़ाने में मदद कर देता है, उधर यूज़ कर लेता है संघ में। संघ की एक अच्छी बात ये है, अगर आप अपने बच्चों को भेज दोगे तो आपके बच्चों को किस जगह पे, मतलब वो सोचो एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे हर व्यक्ति की रेलेवेंस है। जैसे श्री राम की सेना रावण पे युद्ध करने गई, तो केवल हनुमान जी का सम्मान थोड़ी हुआ, अंगद का सम्मान हुआ। तो श्री राम ने अंगद के लिए भी काम बता दिया कि बेटा तू जाके ये काम करा, तो अंगद जाके अपनी इतिहास अलग रचाया। ऐसे ही संघ आपके बच्चों के मैक्सिमम क्रेडेंशियल्स को निकालकर उसको सही जगह पे यूज़ करना सिखा सकता है। एक और बात बता दूं, पूरी दुनिया में अगर आपके बच्चों को पॉलिटिक्स और राजनीति अगर सीखनी है, तो संघ से बड़ा स्कूल नहीं है स्कूल। हम 99% जितने स्वयंसेवक भी हैं ना, वो भी संघ में जाते हैं। देखो तो हर कोई, मैंने बताया ना, संघ हर किसी में नहीं जान पाता। राजनीति और पॉलिटिक्स सीखने का, सही पॉलिटिक्स सीखने का अगर कोई एक पूरी दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर संगठन है तो वो संघ है। वो आपको बताता है कि राजनीति के नुएंसेस जो आप महाभारत में देखते हो ना, कभी महाभारत देखना बी आर चोपड़े की, तो कितनी नुएंसेस में राजनीति चल रही है, वहाँ पे राजनीति चलती है। शकुनी जो है वो अपने पास से जो है वो पलटते हुए बताता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, उधर राजनीति चल रही है, इधर राजनीति चल रही है। आप समझो उसका गैमेट कैसे फैल रहा है। संघ जो है वो आपको राजनीति करना सिखाता है और आपको फेयर राजनीति करना सिखाता है। चाणक्य नीति आप संघ के अंदर सीखोगे, भगवान कृष्ण की तरह सोचना आप संघ में सीखोगे। संघ आपको इन चीज़ों के लिए तैयार कर देता है, और दिन भर की शाखाओं के अंदर ये सारे काम है। इस तरीके से है, उसने पूरा का पूरा एक नेटवर्क इस तरीके से बना हुआ है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या ऐसी बनी हुई है कि आप दूसरे व्यक्ति से सीख के सारी चीज़ें समझते जाओगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको मैं शब्दों में डाल भी नहीं पाता, लेकिन मेरे बिहेवियर चेंजेस के अंदर वो संघ लेकर आ गया, और कब लेकर आया पता नहीं चला। पब्लिक स्पीकिंग, लगातार आपके साथ बात करे जा रहा हूँ, पूरा चैनल डेवलप हो गया, सब डेवलप हो गया। किसने सिखाया? कैसे पता हमें कि हम यहाँ बोलेंगे और हमें स्वीकार किया जाएगा? क्योंकि इतने समाज में घूमते हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, चक्री बन के सारा दिन भागते रहो। तो संघ के कारण ही तो भाग रहे हैं ये। संघ ही नहीं होगा तो समाज नहीं होगा तो भागूंगा। सब कुछ संघ का बनाया हुआ तो भागते सब जगह पे।
हमने पब्लिक स्पीकिंग सीख ली, बात कैसे करनी है, हमें ये पता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया विचारधारा कहाँ कहाँ क्या क्या चल रही है। तो हमें ये पता है कि हमारी बात की वैल्यू किस लेवल पे है, तभी तो कॉन्फिडेंस से कह पाते हैं। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मैं कोई हर एक यूट्यूब चैनल को थोड़ी देख रहा हूँ पूरे देश में, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि ये विचारधारा किसी और चैनल के माध्यम से आपने नहीं सुनी होगी। क्यों नहीं सुनी होगी? हमें पता है दूसरे बंदे का मेंटल इंटेलेक्ट कहाँ तक जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देश की उज्जवल जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी है, वहाँ पे आप वाक्षी ऑर्गेनिक्स को पाओगे। जब स्वामी विवेकानंद गए शिकागो के अंदर जाकर, उन्होंने जो है वो मतलब जितने भी हमारे पास रिलीजन्स रहे थे उसके अंदर जाके जो उन्होंने स्पीच दी थी, है ना, तो वहाँ जाकर उन्हें क्यों इतना कॉन्फिडेंस था? तो उन्हें कॉन्फिडेंस वो इसी वजह से था क्योंकि उन्हें पता था कि बाकी लोगों का जो मेंटल स्तर है वो कहाँ है, वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड लेके बैठे थे। तो संघ आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड लेना सिखा देता है, ठीक है जी। और इसके अलावा संघ ने हमें सिखाया शारीरिक क्षमताएं, दंड चलाना। आज मैं अगर तलवार चला पाता हूँ, आज मैं दंड चला पाता हूँ, आज नियुद्ध कर पाता हूँ, कराटे कर पाता हूँ। हमारे पास में अगर आज काबिलियत है मेरे पास में कि अगर 4 लोगों ने मुझे घेर लिया तो 2 मिनट के अंदर अंदर चारों को हम धराशायी कर सकते हैं। इतने खतरनाक पंच है हमारे पास और इतने खतरनाक हमारे पास बाहुबल है, आप समझ रहे। और ये सब कुछ संघ का सिखाया हुआ है। और ये तो तब है जब हमने पूरी क्लासेस अभी अटेंड नहीं करी, अभिमन्यु की तरह आधे अधूरे में ही है, आधा भी छोड़ दो। अभी तो संघ की जितनी फिजिकल ट्रेनिंग है उसका 5% भी हमने नहीं पकड़ा हुआ। अगर बाकी 95% हम पकड़ लें और उसको पूरा कर लें, मैंने बताया ना संघ महासागर बन चुका है। इतनी दुनिया भर के विचार हैं इसमें, इतनी दुनिया भर के करने के काम है इसमें कि मैं कितनी भी तेज़ भाग लूँ मैं पूरे सागर को नहीं समेट सकता। तो इसीलिए संघ की केवल 0.1% है जिसको आज की वीडियो में आप टच कर पाए हो। बाकी 99.9% सागर के कौन से तट पर कौन सी चीज़ को आप टच करोगे, वो जब आप खुद संघ में जाओगे या बच्चों को भेजोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये कुछ बातें थे जो मैं आपके पास में लेकर आया था। बच्चों को संघ में भेजिए, संघ उनके लिए आवश्यक है। और मैं इस माध्यम से ये बता रहा हूँ, मैं 15 साल बाद अपने बच्चों को लेकर आऊँगा। 15 साल क्या, मुझे तो लगता है मैं 10 साल के बाद ही अपने बच्चों को आपके सामने रख दूँगा। और उस समय पर अगर आप ये कहेंगे कि भैया ये बच्चों को तुमने इतना ख़तरनाक कैसे बना लिया है, ये कैसे इनकी ट्रेनिंग होकर इतनी हो गई है, तो ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं स्कूल से भी ज़्यादा बड़ा स्कूल संघ को मान रहा हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चों की ट्रेनिंग मुझे कहाँ करवानी है। तो आप सोचो जो बच्चों को स्कूल भेज रहे हो ना, स्कूल में भेजने की बजाय संघ में भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, और मेरे अलावा कोई व्यक्ति ये कह नहीं पाएगा। इतने ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है संघ, सीखने के लिए और करने के लिए। हाँ भाई वरुण जी, संघ की इतनी तारीफ़ कर दी, इसमें कोई कमी नहीं है क्या? सब कुछ अच्छा ही अच्छा, चंगा ही चंगा है क्या? बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। और वो कमी सबसे बड़ी यही है कि जब आप संघ में जाओगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आप कहोगे यार ये क्या है यार, वरुण जी तो इतना गुणगान करते हैं, कुछ दिख तो रहा नहीं है, कुछ दिख तो रहा नहीं है। इसको आप इस तरीके से समझो कि आप किसी बहुत बेहतरीन म्यूज़िशियन को सुनो, तो बहुत बढ़िया म्यूज़िशियन है, बहुत बढ़िया गीतकार सुन लो या संगीतकार सुन लो। उनको जब आपने स्टेज पे सुना तो उन्होंने कहा वाह क्या गाना गाया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। अगले दिन आप उनके पास चले गए और आपने कहा सर कल आपका गाना सुन के मैं तो बस फ़ैन हो गया, क्या आवाज़ है आपकी, क्या सुर लगाए आपने, मैं भी ये सीखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो वो कहेंगे ठीक है बेटा कल से आ जाना। तो जब कल से जाओगे तो पहले दिन वो आपको क्या बोलना सिखाएंगे, बोलो सा। अगले दिन जाओगे तो क्या सिखाएंगे, दोबारा बोलो सा। अब 10 दिन जाओगे, 10 दिन वो यही सिखाए जाने, बोलो बेटा सा। आप कहोगे गुरुजी बस जय श्री राम। क्यों? आप उनको स्टेज पे देख के आए, वो एक इतना एक्सपर्ट है जिसने मोदी तक को निकाल दिया बाहर, मोदी जैसे व्यक्ति को तैयार कर दिया। आप जब जा रहे हो तो वो आपको सा ही सिखाएगा पहली बारी में, क्योंकि उसकी गलती नहीं है। जब तक आप सा बोलने के ऊपर पकड़ नहीं बनाओगे तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हो। वो एक पूरी प्रक्रिया है जिसको बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी, बच्चों को संघ में भेजो। आपके जीवन में तो क्या होता है ना, एक विचारधारा परिपक्व हो जाती है 30-35 साल 40 साल के बाद, फिर नहीं विचारधारा। मेरे पास में आ जाए कोई, मुझे कल को पकड़ाने की कोशिश करे, भैया इस्लाम सीख लो, क्रिश्चियनिटी सीख लो, या दुनिया जान के नए लेक्चर करे, परिपक्व हो चुके हैं, दिमाग के अंदर घुस चुका है, पत्थर हो चुके हैं अब बहुत ज़्यादा। और वो भी संघ के द्वारा ट्रेंड है तो थोड़ा दूसरे के विचारों का सम्मान भी कर लेते हैं। कोई और इंस्टीट्यूशन हमें तैयार करता तो सोच ही नहीं पाते।
तो 30-40 साल के बाद में व्यक्ति की सोच बदलने में बहुत समय लगता है। छोटे बच्चों के ऊपर काम करो, तो मैं तो अपने छोटे बच्चों पे काम करना शुरू कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 10-12 साल के बाद में मैं बच्चे सामने रखूँगा, तब आप समझना। ये वीडियोज़ मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि कल को आपके जब प्रश्न आए ना कि भैया कैसे हुआ बताओ, तब ये वीडियोज़ के लिंक मैं आपको भेज सकूँ, अगर तब तक टिक गई है वीडियोज़ तो। इसीलिए मैं समय के साथ में ये बनाता रहता हूँ, आप लोगों को पता हो। रिस्क है क्योंकि हम तो अब आदत है ना हमारी, तो ये तो जब से हम तो अब कितनी उम्र हो गई हमारी, 40 साल हो गई। 40 साल में हमने सारे काम रिस्क वाले ही किए हैं। मेरी ऑटोबायोग्राफी जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा भाई ये ज़िंदगी जी कैसे रहा है व्यक्ति, इसने पूरा तूफ़ान ही मचा रखा है जीवन में। तो उतना तूफ़ान तो आप नहीं बचा पाओगे, तो रिस्क तो है। लेकिन मेरा ये कहना है कि विचारों को पहले आप थोड़ा सा जो है मोल्ड करना शुरू करो, धीरे धीरे वो कर्मों में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ भारत वंदे मातरम।